ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट क्लास से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था या जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यदि मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ये आपका 13th चैप्टर है। और लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन या बेसिक जानकारी इसकी ले ली थी कि त्रिविमीय आकृति क्या होती है, जिनको हम इंग्लिश में सॉलिड फिगर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब सिंस ये त्रिविमीय आकृति है तो हम इनको 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। अब 3 डायमेंशनल को शॉर्ट में हम 3D भी कहते हैं। तो जो त्रिविमीय आकृति है उनको हम 3D शेप्स भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चाहे आपसे त्रिविमीय आकृति की बात की जाए, चाहे आपसे सॉलिड फिगर्स की बात की जाए, चाहे आपसे 3D शेप्स की बात की जाए, सभी का मतलब एक ही है। इसके बाद हमने कुछ 3D शेप्स के एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले घनाभ यानी कि क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था। और हमने इस घनाभ के फलक, किनारे और शीर्ष यानी कि फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस के बारे में पढ़ा था। और हमने पहचानना सीखा था कि फेस का मतलब क्या होता है, एज का मतलब क्या होता है और वर्टेक्स का मतलब क्या होता है। इसी तरह से घनाभ की तरह ही हमने दूसरी शेप घन के बारे में पढ़ा था। ये भी एक 3D शेप है। ठीक है, इसके भी फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, ये तो हो गया पिछली क्लास के लिए। अभी जैसे कि हम हर क्लास में करते हैं, पिछली क्लास पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर इसका सभी को पोल सेक्शन में देना है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आंसर आपको इसका पोल सेक्शन में देना है। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन दिया गया है। कथन क्या है कि घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर ऑफ स्क्वायर शेप। ये आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है, जो कि अच्छी बात है। काफी आसान है। इस बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और आप घन के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि हमने घन या क्यूब के बारे में क्या पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको वो याद होगा तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप एक या मतलब कुछ सेकंड्स में दे पाओगे कि घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, सही है या गलत है, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया। हाँ, आप में से काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आप में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। अभी 2 बच्चे ऐसे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 15 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ बताइए शिवानी। सर मेरे में वो नहीं आ रहे पोल्स। पोल्स नहीं आ रहे? नो सर। नहीं बट पोल, अच्छा ऐसा है, मैं बता देता हूँ। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी ना, उस टाइम पे भी पोल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। आई थिंक ये सर गूगल मीट में ओपन हो कुछ। गया था। क्या? सर वो अपने आप पॉल्स आ गया था जब आपने क्लास स्टार्ट की थी। हाँ वो तो मैंने ही ट्राई किया था, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने ही किया था वो, जैसे अपने क्लास स्टार्ट की थी ना, तो मैंने ही लॉन्च एक पोल दिखाया था, क्योंकि पोल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। टेक्निकल इश्यू है गूगल मीट की ही तरफ से। तो इसमें ना आपकी गलती है ना हमारी तरफ से कोई वो है, गूगल मीट कमेंट का में इश्यू है। लास्ट में सॉरी। कमेंट में कर देंगे सर लास्ट में। हाँ अभी कमेंट में कर देना, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। 10 सेकंड्स और है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। यस, तो आज हो सकता है आप में से काफी बच्चों को पोल ना दिखे। जिन भी बच्चों को पोल नहीं दिखेगा, जब वो टाइम हो जाएगा पोल का, उसके बाद कमेंट में आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए, अभी कमेंट में आप आंसर कर सकते हो अपना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यस, ओके। अच्छा शिवानी, इससे बेटर है कि आप ऑप्शन लिख दो। अब आई थिंक, हाँ आपने ऑप्शन ए ही लिखा है ना, ठीक है, मतलब ट्रू लिखना चाह रहे हो, बट ऑप्शन ए ही लिख दो तो ज्यादा बेटर है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक कथन दिया गया है, एक स्टेटमेंट है कि घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं।
अगर आपको घन यानी कि क्यूब के बारे में पढ़ा था, तो क्यूब के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। क्या क्या हुआ? आवाज ब्रेक हो रही है, ऐसा है क्या? नो सर। आवाज तो सही है ना? तो फिर किसी ने तो कुछ तो इश्यू हुआ था किसी बच्चे को। सर सुभाष के नाम से जो बच्चा है ना, उसने बोला था। हाँ, कुछ इश्यू है क्या सुभाष के नाम से जो भी बच्चा है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। अब ये तो हमने पढ़ ही लिया ना, घन क्या होता है। हमने ये सीख लिया था कि घन एक ऐसी आकृति होती है जिसके जितने भी फलक होते हैं, जिसके जितने भी फेसेज होते हैं, वो सभी वर्गाकार होते हैं। अगर वो वर्गाकार नहीं होंगे, अगर वो मान लो आयताकार हुए, तो वो फिर घन नहीं घनाभ कहलाएगा। वो घन नहीं घनाभ कहलाएगा। हाँ जी, बताइए, सुभाष के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज भी किया है, बताइए आपका कोई डाउट है क्या? सुभाष नागर के नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपको कुछ कहना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हो, या फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हो अपना डाउट। चलिए, आप कमेंट में लिख देना जब भी आपको कुछ भी डाउट हो। ठीक है, तो इसके ये क्या है, ये सही बात है कि घन के जो सभी फलक होते हैं वो वर्गाकार ही होते हैं। ये तो एक फैक्ट है। ठीक है, ये तो एक फैक्ट है। जैसे एक ये फैक्ट है ना कि आयत के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं, तो वो फैक्ट है वो तो। इसी तरह से ये भी एक फैक्ट है, मतलब ये हमेशा के लिए सही है, सही रहेगी ये बात कि घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। इसका मतलब ये सही बात है, और इसके बारे में हमने कल अपनी क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये अब हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था, एक तो घनाभ के बारे में पढ़ लिया था और एक घन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एक और त्रिविमीय आकृति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है बेलन। इंग्लिश में हम इसको सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक ना यहाँ जनरली डाउट क्या आता है, जनरल जो डाउट आता है सिलेंडर के नाम से ना, हर किसी बच्चे को बस एक ही आकृति सुना है, मतलब दिमाग में आती है कि वो सिलेंडर जिसमें गैस गैस का जो सिलेंडर आता है, केवल वही एक सिलेंडर है। देखिए, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, नहीं, केवल वही नहीं है, वो एक आकृति का नाम है। इसी तरह से जो बेलन का नाम आता है ना, तो बच्चों के माइंड में सबसे पहले आता है जो रोटी बनाने वाला बेलन होता है, केवल वही। ऐसा नहीं कि केवल वही है। देखिए, ये आपको समझना है कि बेलन या सिलेंडर का मतलब है वो एक प्रकार की आकृतियां हैं। तो ऐसे बहुत सारी आकृति हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर का मतलब केवल हम उस गैस वाले सिलेंडर की बात करेंगे, या बेलन का मतलब केवल हम उस रोटी बनाने वाले बेलन की बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपकी आवाज आ रही है। आपकी आपकी तरफ से ना नेटवर्क इश्यू है, इसलिए शायद मेरी आवाज आपको कट कट के आ रही होगी, क्योंकि बाकी के बच्चों को एकदम सही आवाज आ रही है। बाकी के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप या तो रिज्वाइन कर लीजिए, या फिर ऐसी जगह पर चले जाओ जहां नेटवर्क सही से आ रहे हो। ठीक है, तो हाँ, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जब भी हम सिलेंडर की या बेलन की बात करेंगे तो ये एक प्रकार की आकृति है। अब ये कौन सी आकृति है उसके बारे में हम सीख लेते हैं। देखिए, अच्छा, ये थोड़ा सा कट रहा है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। अब बेलन क्या है, एक ऐसी आकृति, ऐसी एक ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलके बनी होती है। यहां आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, दो वृत्त होते हैं। वृत्त का मतलब सर्कल, तो 2 सर्कल्स होते हैं इसमें, और क्या है, एक वक्र आयत। अब आपको लगेगा कि सर ये वक्र आयत क्या है। ठीक है, आपको ये लगेगा कि ये वक्र आयत क्या है। देखिए, वक्र आयत को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो आप कोई भी अपनी कॉपी का पेज ले लीजिए, जो एक पन्ना होता है वो ले लीजिए, कोई भी एक, तो वो एक तरह से एक आयताकार आकृति है। यस और नो, जल्दी से बताइए। कॉपी का आप कोई सा भी एक पेज ले लीजिए अलग से फाड़ के, वो एक आयताकार आकृति है ना। ठीक है, अब वक्र आयत का क्या मतलब है कि आप उसको मोड़ के रोल बना लीजिए, एक उसको मोड़ के आप एक रोल बना लीजिए। उसको रोल कर लिया तो जो वो आकृति मिलेगी उसको हम बोलते हैं वक्र आयत। आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम काफी, आप में से काफी बच्चे करते भी होंगे ना, अपनी जो रजिस्टर है अपनी बुक को कई बार मोड़ के हाथ में पकड़ते होंगे, कई बार कुछ की आदत होती है, देखा होगा काफी बच्चों को।
तो जो वो मोड़ के आकृति पकड़ते हैं वही वक्र आयत कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सिलेंडर है, जो बेलन होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें दो तो वृत्त होते हैं और एक वक्र आयत होता है। अब वक्र आयत का मतलब होता है कर्व्ड रेक्टेंगल। ठीक है, कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ, बेसिकली सिंपल सा वो है, वक्र मतलब मुड़ा हुआ आयत, सीधा सा सिंपल भाषा में ये है। कर्व्ड या वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ आयत। इसका मतलब ये है कि जो बेलन होता है उसमें दो तो वृत्त होंगे और एक वक्र आयत होगा। अब यहां देख लेते हैं, देखिए दो वृत्त तो ये हो गए। अब ये आयत जो है उसको हम इस तरह से यदि मोड़ दें कि वह इस वृत्त के यहाँ इस तरह से फिट हो जाए इसमें, कि उसका जो एक साइड है वो इसमें फिट हो जाए और दूसरा साइड इस वाले सर्कल में, इस वाले वृत्त में फिट हो जाए, इस तरह से मोड़ दें तो हम बिल्कुल मोड़ सकते हैं। और मोड़ के, हाँ, इसको जब हम मोड़ेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति हमें मिल जाएगी। ये आपको समझ में आया कि जल्दी से बताइए कि ये बेलन कैसे बना होगा। दो तो वृत्त हैं इसके दोनों साइड और जो बीच में है वो हमने एक आयत को इस तरह से मोड़ा है ताकि उसके जो दोनों सिरे हैं, किसके, आयत के, मुड़े हुए आयत के जो दोनों सिरे हैं वो वृत्त या सर्कल के बराबर हो जाएं। यस, तो इसका मतलब हमने यहां से क्या सीखा, देखिए अब यहां से सीखने की क्या बात है कि जो बेलन, अब ये जो आकृति मिली है वो क्या मिली है, बेलन या सिलेंडर। इसको हम बेलन या फिर सिलेंडर बोलेंगे। अब देखिए इसकी खासियत क्या है, लाइक रेक्टेंगल बॉक्स नहीं, बॉक्स, अब ये रेक्टेंगल नहीं, बॉक्स नहीं रहा है खुशबू, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो बॉक्स होता है उसके तो कॉर्नर्स होते हैं ना, जनरली जो बॉक्स होता है जैसे चौक का बॉक्स हो गया या कुछ और भी बॉक्स हो गया तो उसके तो कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई कॉर्नर नहीं, कोना नहीं होता कोई भी। ठीक है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मोड़ा हुआ होता है, कार्व्ड होता है, इसका कोई भी कोना नहीं होता। ठीक है, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो बेलन होता है, बेलन के जो दोनों सिरे होते हैं, बेलन के जो दोनों एंड्स होते हैं, चाहे इस वाले एंड की बात करें या इस वाले एंड की, ये दोनों वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये कि जो बेलन होता है उसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं या सर्कुलर शेप में होते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखोगे। अब आपको लगेगा कि सर इनमें से कौन सा बेलन किस तरह का, सॉरी कौन सा जो वृत्त है वो बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, जो एक आदर्श बेलन होता है, आइडियल जो सिलेंडर होता है, उसके जो दोनों साइड हैं वो बराबर होते हैं। मतलब जैसा वृत्त ऊपर की साइड होता है बिल्कुल ऐसा ही वृत्त, हाँ जी बिल्कुल, नीचे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल शिवानी ने बिल्कुल सही बताया कि दोनों सेम होते हैं। ठीक है, यहां तक आया समझ में, जल्दी से बताइए। पहला तो ये कि बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं और जो दो वृत्त होते हैं ऊपर और नीचे वो दोनों सेम होते हैं। यस, सभी बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ चलिए, यहां तक समझ में आया तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो वृत्त होते हैं ना, अच्छा इस वृत्त की बात कर लीजिए या इस वृत्त की बात कर लीजिए, ये क्या कहलाते हैं, ये बेलन का आधार कहलाता है, बेस कहलाता है। अब आपको लगेगा कि सर बेलन तो, ये बेस तो नीचे की साइड होना चाहिए, फिर ऊपर की साइड क्यों है। ठीक है, तो देखिए आप जरूरी थोड़ी है कि बेलन को इस तरह से रखें, हो सकता है आप इसको घुमा दें और इसको इस तरह से रखें कि ये आधार ये नीचे चला जाए और ये ऊपर चला जाए, तो उस केस में तो फिर ये आधार बन जाएगा ना। इसलिए जो दोनों ही वृत्त होते हैं वो बेलन के आधार कहलाते हैं, सिलेंडर के बेस कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब देखिए बेलन की ना दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो बेलन की ऊंचाई और एक बेलन की त्रिज्या। अगर आपको ये दो चीज समझ में आ गई तो आप बेलन के सारे सवाल आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज समझना ना काफी कठिन हो जाता है कई बार। आप देखिए ऊंचाई क्या होती है बेलन की, जो दोनों वृत्त होते हैं ना उनके बीच की जो मिनिमम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, वही ऊंचाई कहलाती है। समझ में आया, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, जो दोनों सिरों पर वृत्त होते हैं ना उनके बीच की जो मिनिमम दूरी होगी। अब मिनिमम दूरी कौन सी होती है, जो उनके बीच की लंबवत दूरी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वही मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो ये क्या होती है, ये बेलन की ऊंचाई कहलाती है और जनरली हम इसको h से डिनोट करते हैं, जनरली हम इसको h से दिखाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बेलन की हाइट की बात या ऊंचाई की बात।
अब इसके बाद आती है बेलन की त्रिज्या क्या होती है। तो जो इन सर्कल की, सिंस ये जो दोनों सर्कल हैं, दोनों वृत्त हैं, वो समान होते हैं, समान होते हैं तो दोनों की त्रिज्या भी समान होगी। तो जो इस सर्कल की, इस वृत्त की त्रिज्या होती है, वही बेलन की भी त्रिज्या होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो रेडियस इन सर्कल्स की होती है, वही रेडियस सिलेंडर की भी होती है। आया समझ में? तो यहां से दो या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला ये कि जो सिलेंडर होता है या जो बेलन होता है, उसके दोनों सिर्फ वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं। दूसरा, सिलेंडर की हाइट की यदि हम बात करें तो सिलेंडर की हाइट या ऊंचाई क्या होती है, दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी, एक ही बात है। तीसरा कि इसकी त्रिज्या क्या होती है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही बेलनों की भी त्रिज्या जो वृत्तों की त्रिज्या होती है वही बेलन की भी त्रिज्या होती है। आया समझ में? बेलन के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? यस और नो जल्दी से बताइए। हाँ रामदेवी बताइए। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, अब की बार मैं लिख के कर रहा हूं, ठीक है? आप समझने की कोशिश करना। मैंने दो तीन चीजें बताई थी। पहली चीज ये कि जो बेलन के दोनों सिरे हैं, चाहे इस सिरे की बात करो या इस सिरे की, दोनों सिरे हैं वो दोनों वृत्ताकार होते हैं, दोनों सर्कुलर शेप में होते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज आती है कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है। तो इन दोनों बेलनों के बीच में जो लंबवत दूरी होगी, इन दोनों बेलनों के बीच में जो लंबवत दूरी होगी, वही इसकी ऊंचाई कहलाएगी, वही इस बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। दूसरी तीसरी चीज क्या है कि अब इसकी त्रिज्या क्या होती है। यदि आपसे पूछ ले कि इस बेलन की त्रिज्या क्या है, तो ये जो दोनों वृत्त है ना, जो इसके दोनों सिरों पर लगे हुए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये सर्कल या वृत्त नंबर 1 और ये वृत्त नंबर 2, जो त्रिज्या इन दोनों वृत्तों की होती है, वही त्रिज्या इस बेलन की भी होती है, इस सिलेंडर की भी वही रेडियस होती है। आया समझ में? बस 3 पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रख लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यस रामदेवी, आपने पूछा था ना डाउट, समझ में आया? यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, चलिए देखिए, समझ में आ गया तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बस ये चेक करने के लिए कहीं आपको कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, आंसर सभी को पोल सेक्शन में करना है। अब क्वेश्चन क्या है, आपको यहां एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, और आपको बताना है कि बेलन की त्रिज्या क्या है। हाँ शिवानी बताइए। सर दोनों वृत्तों की बतानी है। दोनों वृत्तों की तो पूछी नहीं है, इसमें बेलन की पूछी है, ध्यान दीजिए। ओके सर। ठीक है, हाँ टीना बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आसान है। यही मैंने बोला, बस मैं चेक कर रहा हूं कि आपको कितना समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आप इसका आंसर कर दोगे। बस आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके 5 सेकंड बाद आंसर कर दोगे तुरंत। इसीलिए बस ये चेक कर रहे हैं, चेक कर रहा हूं बस मैं आपको कि आपने कितना ध्यान से सुना है। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान इधर उधर लगाया होगा तो पक्का आपने ये सुना नहीं होगा और आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 बच्चे आंसर कर चुके हैं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। पांच बच्चे आंसर कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा इतना टफ नहीं है, देखो जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। इसमें या तो आपको आता है या नहीं आता, दो ही केस हो सकते हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसमें अगर आता है तो आप तुरंत आंसर कर दोगे, अगर नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इसलिए केवल 20 सेकंड वेट करते हैं, केवल 20 सेकंड वेट करते हैं, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए, इतना कठिन नहीं है, काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, नहीं ये तो बहुत ही आसान है। आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो आपको वेट करना पड़ेगा।
इसीलिए अच्छा, अभी काफी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं ना। मैं देखिए अब सभी से बोल रहा हूँ कि आप सभी बच्चे 5:25 तक ज्वाइन कर लिया करो, ताकि हम अपनी क्लास 5:30 पर ही स्टार्ट कर पाए। क्योंकि होता क्या है, देखिए आप में से ना काफी बच्चे 5:35 या 5:40 तक ज्वाइन करते हैं, जिससे दो चीजें होती है। एक तो ये कि क्लास में से मैं काफी लेट स्टार्ट करता हूँ। दूसरा ये, सिंस मैं लेट स्टार्ट करता हूँ फिर भी आपका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो ना, ताकि ना तो आपका कुछ रहेगा और क्लास भी पूरे टाइम चलेगी सही से। ज्वाइन नहीं हो रहा था तो कुमारे सर से बात कर लिया करो ना, कुमारे सर से बात कर लिया करो। 5:25 इसलिए मैं कह रहा हूँ 5:25 पे ट्राई करो ज्वाइन करने का, 1 मिनट तक ट्राई करो। 5:26 तक अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो कुमारे सर से तुरंत बात कर लो कि सर मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, केवल उतने ही बच्चों ने आंसर किया है और बच्चे आंसर नहीं कर रहे। लास्ट में 5 सेकंड और वेट कर रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए देखिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें भी मुझे नहीं पता कि आप में से ना आधे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो गए हैं। मैंने बोला कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ये दिखाई हुई है, तो ये त्रिज्या 5 है, तो नीचे वाला वृत्त भी इसका बिल्कुल सेम है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी, जो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगी। अब मैंने अभी अभी बताया, ये आप फिर से ध्यान रखोगे कि इसकी त्रिज्या क्या होती है, बेलन की त्रिज्या क्या होती है। जो वृत्तों की त्रिज्या होती है वही बेलन की त्रिज्या होती है। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी है, चाहे इसकी ले लो चाहे इसकी ले लो, किसी भी एक की ले लो, दोनों की 5-5 है, तो बेलन की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही आसान था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा सर। जो हाँ जी बिल्कुल, यही तो मैंने बोला, बिल्कुल सही बात है कि जो रेडियस सर्कल की होती है वही रेडियस सिलेंडर की भी होगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था, यही तो मैंने बताया था। बस मैं यही चेक करना चाह रहा था कि आप में से कितने बच्चे ध्यान से सुनते हैं। जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा उन्होंने आंसर कर दिया होगा। ठीक है, अच्छा चलो, ये त्रिज्या की बात हो गई। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये इससे भी ज्यादा आसान है। जो अगला क्वेश्चन होगा वो इससे भी ज्यादा आसान होगा, बस आपको सिलेंडर को देखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसको पहले खुद से पढ़िए और खुद से ही आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ये बहुत ही आसान सवाल है। जैसे ही आप पढ़ोगे ना इसको तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। जैसे ही आप पढ़ोगे इसका आंसर तुरंत आपको पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं कितने बजे। अच्छा, इसमें ना इसलिए बहुत सारी ना नंबर्स दे रखे हैं बहुत सारे, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि बेलन की ऊंचाई क्या होती है। अगर आपको पता होगा तो ये भी 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बस इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी सिंस ये पहली बार आप क्वेश्चन देख रहे होगे इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लो। ठीक है, यहां मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूं, ये आपको ध्यान देना है। यहां मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूं। नीचे दिए गए जो बेलन आपको चित्र में दिया गया है उसकी ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है उस सिलेंडर की। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ इजी है, यस यस यस, इजी है, काफी आसान है। मैंने वही बताया ना, क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझने के लिए दिए गए इतने क्वेश्चंस ना, ताकि आप ये भी समझ पाओ कि जो सिलेंडर होता है या जो बेलन होता है उसकी त्रिज्या क्या होती है और उसकी ऊंचाई क्या होती है। ओके, ठीक है, लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स। 5,
4, 3, 2, 1, समय समाप्त। देखिए हाँ, ये काफी आसान सवाल था, बिल्कुल सही बात है। आपको यही बताना था ना कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, आपको बेलन की हाइट ही तो बतानी थी कि सिलेंडर की हाइट कितनी है। तो मैंने बताया था कि जो दोनों सर्कल हैं, अब दोनों सर्कल का एक का सेंटर ये है, मान लो एक का सेंटर ये है, अब इनकी जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है इन दोनों के बीच में, वही क्या हो जाएगी, वही इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। जैसे चाहे आप यहां से नाप लो, ठीक है, और लंबवत दूरी का मतलब क्या है, चाहे आप यहां से नाप लो, चाहे आप यहां से मेजर कर लो, कहीं से भी मेजर कर लो, जो भी ये ऊंचाई होगी, हाँ सॉरी, जो भी ये दूरी होगी वही इसकी ऊंचाई होगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये दूरी क्या दे रखी है, ये दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप कोई सी भी दूरी ले लो, ये सभी ऊंचाई होंगी और ये 12 सेंटीमीटर के बराबर होंगी। हाँ जी बिल्कुल दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग में आंसर नहीं देना होता। जब मैं एक बार टाइम बोलता हूं ना कि 5 सेकंड बचे हैं, फिर 5 सेकंड पूरे हो जाए, उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। हाँ जी, टाइम के बाद बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें भी काफी बच्चों ने आंसर सही किया था, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ खुशबू बताइए। सर ये 13 क्या है फिर इसकी? इसकी ये भी ऊंचाई है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं बता रहा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में, अभी केवल ओके सर। ऊंचाई के बारे में, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, जैसे किसी 2D जो शेप्स होती है, 2D शेप्स कौन कौन सी होती है, 2 डायमेंशनल द्विविमीय शेप्स कौन कौन सी होती है, आयत, वृत्त, चतुर्भुज, ये सारी द्विविमीय या 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, ठीक है। अब जो इनका क्षेत्रफल होता है उसको हम केवल क्षेत्रफल बोलते हैं। अब जो भी 3D शेप्स होती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, क्यूब, क्यूबॉइड यानी घन, घनाभ, गोला, बेलन, इन सभी का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इनके इनके क्षेत्रफल 3D शेप्स के क्षेत्रफल की बात होगी तो वहां पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ आएगा, वहां केवल क्षेत्रफल बहुत ही कम देखोगे आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया। अब ये जो सरफेस एरिया है या जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी 2 तरह का होता है, एक तो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि वक्र भाग कौन से उसको बोलते हैं, अभी बताया था ना, कर्व्ड शेप कौन कौन से उसको बोलते हैं, एक उसका क्षेत्रफल, मतलब 2 हम अलग अलग क्षेत्रफलों, ये जो एरिया जो होते हैं उनके 2 अलग अलग फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक तो टोटल सरफेस एरिया का पढ़ेंगे और एक लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब आपको लग रहा है कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, वो अभी हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम टोटल जो वो होता है, टोटल एरिया होता है, उसकी बात करते हैं। पहली बात तो ये कि क्षेत्रफल होता क्या है, तो त्रिविमीय आकृति जितना भी स्थान घेरती है, त्रिविमीय कोई भी आकृति हो, मान लो आप एक चौक के डब्बे की बात कर रहे हो तो वो घन या घनाभ के आकार का होगा, क्यूब या क्यूबॉइड के आकार का होगा, तो वो जितनी भी जगह घेरेगा, जितनी भी जगह घेरेगा वही उसका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये तो क्यूब या क्यूबॉइड के केस में हो गया। इसी तरह से कोई भी 3D शेप्स, कोई भी 3 डायमेंशनल शेप जितना भी जगह घेरेगी वही उसका सरफेस एरिया कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब जैसे यहाँ ये क्या है, अब आपको एक सर्कल लग रहा होगा, देखने में सर्कल हो सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3D शेप्स होती है, 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, उनको हम पेपर पर प्रॉपर रूप से नहीं बना सकते। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी 3 डायमेंशनल शेप होती है वो उनको पेपर पर प्रॉपर रूप से तो बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये स्फीयर है, ये गोला है। अब आपको लगेगा कि सर ये वृत्त जैसा दिख रहा था, हाँ दिख सकता है, और आपको लगेगा कि सर मान लो ऐसी आकृति आ गई और आपसे पूछा कि ये किस प्रकार की आकृति है, गोला है या वृत्त है, तो हम क्या लगाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं। जब भी आपको इस तरह की आकृति दी जाएगी जिसमें गोले में और वृत्त में यानी कि स्फीयर में और सर्कल में कंफ्यूजन होगा, तो वहां आपको क्लियरली मेंशन होगा कि वो स्फीयर है या सर्कल है, यानी कि वो गोला है या वृत्त है, वहां लिखा हुआ होगा। तो इस तरह का कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं होगा। जैसे मान लो यहां नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने पहले लिख दिया,
कि ये गोला है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है। ठीक है, अब जैसे दूसरी आकृति है, अब इसको तो सबको पता होता है कि ये सिलेंडर है या बेलन है, इसलिए इस तरह की आकृतियों में जनरली नहीं लिखा होगा। जहां भी आपको कंफ्यूजन होता है वहां आपको क्लियरली मेंशन होगा कि ये स्फीयर है या सर्कल है। ठीक है, तो हाँ, अब हम बात कर रहे थे बेसिकली पृष्ठीय क्षेत्रफल की या फिर सरफेस एरिया की। तो ये शेप्स या ये जो आकृतियां हैं जितनी भी जगह घेरती हैं वही इनका क्या कहलाता है, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा कर्व से क्षेत्रफल जो आता है या वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो आकृति होती है वह कुल कितना स्थान घेरती है, कितनी जगह घेरती है, वो तो कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। यहां आपको समझना है, यहां हम अंतर समझ रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में और लेटरल सरफेस एरिया में हम अंतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, कुल सरफेस एरिया क्या होता है कि जो भी आकृति है, जिस भी शेप की हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, वह कुल कितना स्थान घेरती है वह तो कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब फिर वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए पहले हम कुल पृष्ठीय की बात कर लेते हैं। तो ये जितनी भी जगह घेरती है ये आकृतियां, वो इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाता है कि यदि जो भी 3 डायमेंशनल शेप होती हैं, जो भी त्रिविमीय आकृति होती हैं, यदि आप उनमें से आधार को हटा दो या आधार के क्षेत्रफल को हटा दो, तो जो बचा हुआ क्षेत्रफल होगा वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि बेस के एरिया को हटा दो, जो एरिया आपका बचेगा वही कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। आया समझ में? यदि आप कुल पूरे का निकाल रहे हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आप आधार को हटा के निकाल रहे हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। दोनों में मतलब समझ में आया दोनों का? जल्दी से बताइए, दोनों का मतलब समझ में आया क्या? हाँ बताइए शिवानी। सर थर्ड वाला पॉइंट एक बार और समझा दो। थर्ड वाले पॉइंट में कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने समझ लिया कि कुल कितनी जगह घेर रही है, वो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है कि अब किसी भी त्रिविमीय आकृति या 3 डायमेंशनल आकृति के यदि आधार का एरिया उसमें काउंट नहीं करोगे, कुल में से यदि आप आधार का एरिया हटा दो, तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो वक्र पृष्ठ का एरिया होगा। ठीक है, यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है सर, ठीक है, इसकी उदाहरणों की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए बेलन है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है आपको ये बेलन है। अब इसमें 2 आधार होते हैं, एक तो इस साइड और एक इस साइड। यदि आप इन दोनों जो आधार है उनका एरिया हटा दो, टोटल में से यदि दोनों का एरिया हटा दो, तो ये इस वाली उसका एरिया आ जाएगा ना, कर्व सरफेस का या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से यदि मैं ये क्या है कोण, इसको हम बोलते हैं कोण या शंकु। अच्छा, कुछ आकृतियों को ना जैसे जैसे आती जा रही है मैं उनके नाम बताता जा रहा हूँ, आपको ये याद रखना है। जैसे शंकु यहाँ पहली बार आया है, इससे पहले गोला आया था, वो भी पहली बार आया था, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, शंकु क्या होता है, जनरली शंकु का वो जानते हैं ना, जो टोपी होती है, एक टोपी होती है ना, या आइसक्रीम खाते हैं जिस कोन में, वो भी कोन, इसीलिए तो उसको कोन बोलते हैं क्योंकि वो कोन के ही शेप का होता है। हिंदी में उसको शंकु बोलते हैं। सिंपल सा फंडा ये है। ठीक है, अब ये इसका वक्र पृष्ठ की यदि बात करें तो इसमें भी इस तरह का एक आधार होता है ना, इसमें भी इस तरह का एक आधार होता है। यदि आप इसका एरिया हटा दोगे तो जितना भी एरिया बचेगा वो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बचेगा, ये लेटरल सरफेस एरिया बचेगा। सिंपल सा फंडा बस ये है। ठीक है, जल्दी से बताइए, आपको 2 चीजें समझ में आई। पहला तो ये कि शंकु क्या होता है, शंकु का मतलब क्या है उसमें। हाँ रामदेवी पहले बताइए, कंफ्यूजन बताइए। सर जैसे जहाँ पर गोला होगा तो उसका हटाकर जो बाकी आकृति बचेगी उसका पृष्ठ सर क्षेत्रफल कहलाएगा वक्र। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके ठीक है। तो हाँ यहां से हमने 2 चीजें सीखी। पहला तो ये कि जो शंकु है वो कौन सी आकृति होती है, जो कोण होता है वो कौन सी आकृति होती है। दूसरा ये कि जो
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। मैं इनको लिख भी देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में उनको क्या बोलते हैं, TSA टोटल सरफेस एरिया और LSA लेटरल सरफेस एरिया। ये तो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कुल पृष्ठीय, और ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ खुशबू बताइए। सर इसको हम CSA भी बोल सकते हैं ना, लेटरल को? हाँ बोल सकते हैं, बट जनरली हम LC करते हैं, LC ही डिनोट करते हैं। CS भी बोल सकते हो, कर्व्ड का बोल सकते हो, ठीक है, बट जनरली जो आप बुक्स में देखोगे वो LSA देखोगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इसीलिए डाले गए हैं ताकि जब मेन क्वेश्चन आए इस तरह का तो आप वहां कंफ्यूज ना हो। अब आपको बस इतना सा बताना है कि जो ग्रीन कलर का वो दिखाया गया है वो कौन से, अच्छा इसमें 4 ऑप्शन है, C और D को इग्नोर कर देना, सॉरी, इसमें आपको पोल में 4 ऑप्शंस दिखेंगे, आपको C और D को नहीं लिखना है, A और B में से बताना है कि A और B में से कौन सा सही है। क्वेश्चन ये है कि जो नीचे दिए गए जो घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसमें ग्रीन कलर जो है, हरा रंग जो है, वो कौन से क्षेत्रफल को दर्शाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, यानी कि टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस। हाँ जी, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आसान है। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया, यस यस, ये मैं भी मान रहा हूं, ये तो बहुत ही आसान हो गया। जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 4 बच्चों ने आंसर किया है, नहीं ये तो बहुत ही आसान है, इसमें समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 30 सेकंड वेट करते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, 30 सेकंड वेट करते हैं। लास्ट 10 सेकंड्स बचे, 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। क्या हो रहा है, बच्चे कम होते जा रहे हैं जो आंसर कर रहे हैं ना धीरे धीरे। सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चों ने आंसर किया था, फिर कम नहीं, फिर कम नहीं, और इसमें सबसे कम बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट 5 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, हाँ जी, यस, अभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ही आसान है। यहां आपको देख भी सकते हो कि ये ग्रीन कलर से शेडेड नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, और इसमें ना एक और नीचे की साइड का एक जो वो है बेस, वो भी आता है, सिंस वो इसमें दिख नहीं रहा है। इसको आप ऐसे समझ के देखो कि कोई भी बॉक्स है, किसका, चौक का समझ सकते हो, चौक का बॉक्स तो सभी ने देखा होगा। तो चौक का बॉक्स जो रखा हुआ है उसका एक तो ऊपर का और एक नीचे का, इन दोनों का एरिया नहीं काउंट किया है, बाकी के जो 4 साइड्स हैं, बाकी के जो 4 साइड्स हैं वो यहां दिखाए गए हैं। अब मैं इसको इतना क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि देखिए आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें जो नीचे का जो पृष्ठ आएगा, ये जो नीचे वाला फलक है वो तो दिखाया ही नहीं गया, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, टीना का आंसर भी सही है, लेकिन टीना मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्यूब होता है उसमें भी तो 2 बेस होते हैं ना। क्यूब क्या होता है, जनरली एक रूम की बात कर लो, क्यूब और क्यूबॉइड की लगभग एक ही बात है ना, तो एक रूम की बात कर लो। तो जब हम किसी भी रूम के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे ना, तो एक तो उसके जो फ्लोर होगा, जमीन होगी, उसका क्षेत्रफल काउंट नहीं करेंगे, और एक जो उसकी छत होगी ना, वो क्षेत्रफल भी काउंट नहीं करेंगे। अब वो मैं यहां क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें यदि आप इसको ही एक रूम की तरह कंसीडर करोगे तो आपको लगेगा कि इसमें जो नीचे वाली सरफेस है वो तो दिखाई नहीं गई कि वो पेंटेड है या नहीं, ग्रीन कलर से पेंटेड है या नहीं। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी 3D शेप्स होती है ना, वो पेपर पे बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। अब जैसे इस शेप में हम नीचे वाली सरफेस नहीं दिखा सकते थे, तो यहाँ आपको जनरली अज्यूम ही करना होता है कि ये ऊपर वाली नहीं है या पेंटेड, तो नीचे वाली भी नहीं है, बस ऐसे। मैं बस आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
ठीक है, ये सभी को समझ में आया ना। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या अंतर है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और लेटरल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ सर रामदीप आपने बताइए। अभी कुछ बताया था, मेरी सर क्लास एकदम से कट गई थी सर। ठीक है, मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ में क्या अंतर है। ये इसका मैंने बस एक रूम से एग्जांपल लिया था। आप रूम को मान लो, आप रूम से ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। रूम को आप चाहे घन के आकार का मान लो या घनाभ के आकार का, नहीं चाहे क्यूब के आकार का मान लो, क्यूबॉइड। ठीक है, अगर मैं उसके कुल सरफेस एरिया की बात करूं तो उसके जो 6 फलक होते हैं, ठीक है, जो 6 फेसेज होते हैं उनका एरिया होता है टोटल। सॉरी, कुछ कह रहे हो आप? आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है रामदेवी, अगर आप कुछ कह रहे हो तो बोल सकते हो। हाँ, दूसरा ये था कि जो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं ना, तो आप रूम में ऐसे जिम कीजिए कि किसी भी कमरे का जो फ्लो फर्श होता है वो वाला और जो छत, उन दोनों के एरिया को हटा दो, फिर बचा क्या, उसकी 4 ही दीवार बची केवल। तो उन जो 4 दीवार का कुल एरिया होगा वो उस रूम के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। बस मैं ये समझा रहा था। ठीक है, चलिए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये आप में से ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पढ़ लेते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सा फंडा। ठीक है, देखिए घनाभ में क्या होता है, कितने फलक होते हैं, कितने फेसेज होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको ध्यान दिला रहा हूं। देखिए, जब भी घन और घनाभ की बात की जाए ना, तुरंत आपके दिमाग में एक रूम आना चाहिए कि घन की बात कर रहे हैं, घनाभ की बात कर रहे हैं, मतलब हम एक रूम के अंदर की साइड की बात कर रहे हैं। अब यदि हम उसके कुल एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो उस रूम की 6 वो होती है फेसेज या 6 दीवार होती है। अब दीवार आपको लगेगा 4 होती है, तो 4 दीवार, फर्श और छत, टोटल 6 हो गई। उन टोटल 6 दीवारों का जो एरिया होगा, उनका जो सम होगा या जो योग होगा, वही उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब यहां से ना आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यदि मैं आपको प्रत्येक दीवार की, किसी रूम की बात कीजिए, यदि मैं आपको प्रत्येक दीवार की लंबाई और चौड़ाई बता दूं तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो कि नहीं? क्योंकि प्रत्येक दीवार तो आयताकार है ना, तो निकाल सकते हो कि नहीं, जल्दी से बताइए। यदि मैं मान लो रूम के, आपके किसी भी एक रूम के सभी दीवारों की लंबाई और चौड़ाई बता दूं, तो आप हर दीवार का क्षेत्रफल निकाल सकते हो ना, एरिया निकाल सकते हो ना, यदि लेंथ और ब्रेथ पता है तो। हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई, बिल्कुल, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस आकृति में आपको क्या है कि एक घनाभ है। अब घनाभ को किस तरह से दिखाया गया है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। ये ग्रीन कलर के जो फेसेज आपको दिख रहे हैं वो तो है इसके दोनों बेस, मतलब एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, अब ये ओपन करके कैसे दिखा दिए ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब ये यूं है ना दोनों, यदि आप इनको मोड़ दो तो क्या बन जाएंगे, ये किसी भी बॉक्स के बेस बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह को आपको अब इसको इस तरह से घुमाना है इस वाली साइड को कि ये जो रेड कलर है वो रेड कलर के सामने आ जाए और जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर के सामने आ जाए, तो एक पूरा बॉक्स बन जाएगा। अब आप पहले ये बताओ कि ये आपको, इसको समझ पा रहे हो आप कि ये मैंने कैसे ओपन किया है घनाभ, ये जो क्यूबॉइड है वो मैंने कैसे ओपन किया है, ये समझ पा रहे हो क्या? ये इंपॉर्टेंट है समझना। यस, हाँ जी बताइए, सुभाष के नाम से जो बच्चा आपने हैंड रेज किया बताइए। सुभाष के नाम से जो भी बच्चा आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलिए आप नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो, अच्छा इसके लिए ऐसा करते हैं, अभी के लिए जो समझ पा रहा है अच्छी बात है, हो सकता है अभी आपको कंफ्यूजन होगा तो अगली क्लास जब भी होगी ना, मैं एक प्रॉपर आपको कुछ ना कुछ ऐसा बॉक्स ला के दिखा दूंगा कि ये किस तरह की शेप की बात कर रहे हैं, तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे पास कोई बॉक्स नहीं है, आइडियली मुझे लाना चाहिए था क्लास में, लेकिन मेरे भी ध्यान नहीं रहा। मैं अगली क्लास में एक बॉक्स लेके आऊंगा और उसमें प्रॉपर दिखाऊंगा आपको कि ये किस तरह से एरिया की बात करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसके जो भी हम घनाभ के, यदि इसकी हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये इस आयत, तो आयत नंबर 1, 2, 3,
4, 5 और 6। यदि हम इन 6 आयतों के जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, यदि हम उसको जोड़ दें तो हमें इस घनाभ का या इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलिए अब हम इनको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लो ये एक क्यूबॉइड था, ये एक घनाभ था जिसको हमने ब्रेक करके तोड़ के इस आकृति में, अब ये कैसी आकृति है, जैसी हमने अभी पढ़ी थी ये वाली, इसी तरह की आकृति में तोड़ लिया है। अब इसको तोड़ने से फायदा क्या हुआ कि जितने भी पृष्ठ थे अब वो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, जो जितने भी उसके फलक थे वो हमें क्लियरली दिख रहे हैं। अब यदि मैं इसकी चौड़ाई और ऊंचाई की बात करूं तो देखिए मान लो ये इसकी लंबाई है घनाभ की, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है h। तो इसके प्रत्येक इस फलक की लंबाई और चौड़ाई क्या क्या होगी वो यहाँ इसी के हिसाब से मेंशन्ड है, ठीक है। देखिए अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए, फलक नंबर 1 ये है, तो इसकी ये जो ऊंचाई है वो चौड़ाई, सॉरी इसकी जो चौड़ाई है वो ऊंचाई के बराबर होगी ना, ये h है तो ये भी h होगी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगी, ये b के बराबर होगी, ठीक है, ये b के बराबर होगी। ये समझ पा रहे हो क्या? पहले ये बताओ फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करूं, अदरवाइज इसको पहले दोबारा समझाऊं। आप ये समझ पा रहे हो कि इस एक साइड का जो h और b ये कैसे कैसे होगा? यस, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ पा रहे तो फिर तो बहुत ही आसान है, ठीक है। ये h है ये b है, वो बस यही ऐसे बताइए। ये फेस फलक नंबर 1 है ना, तो फलक नंबर 1 का ये h है ये b है। अब ये आमने सामने के बराबर होंगे तो ये भी h, ये भी b और ये भी h, ठीक है। चलिए फलक नंबर 1 की बात कर लिए, 2 की बात करें यदि हम तो 2 पे देखिए 2 कौन सा है, पहले मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूं। एक तो ये वाली है, ये और ये है ना 2, थोड़ा सा सही नहीं बनाया, आप अज्यूम कर लेना सही है। तो ये भी अगर ये L है तो ये भी L के बराबर होगी और ये भी L के बराबर होगी, और ये तो H यहाँ दे ही रखा है तो ये भी H के बराबर होगी। तो फलक नंबर 2 में क्या है, ये H है और ये L के बराबर है, ठीक है। ये इस तरह से समझना है आपको। इसी तरह से यहाँ फलक नंबर 3, फलक नंबर 4, अच्छा ये 4 और 2 आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ फिर से आपको ये समझना है कि 2 इसमें पीछे की साइड वाली फलक है और एक आगे की साइड वाली फलक, सॉरी 4 आगे की साइड वाली फलक है। या 2 फलक है ना, अब दोनों को एक साथ दिखा तो सकते नहीं है, फिर कैसे करेंगे? तो जो फलक नंबर 2 है वो पीछे की साइड वाली है और जो फलक नंबर 4 है वो आगे की साइड वाली है, और उन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। जो 2 का है वही 4 का होगा, क्योंकि आमने सामने वाली फलक है। इसी तरह से आप देख सकते हो L और H है, यहाँ 4 में भी L और H ही है, ठीक है। इसी तरह से यहां आप देख सकते हो कि जो 1 और 3 आमने सामने है, तो 1 में क्या है B और H है, तो इधर 3 में भी B और H हो जाएंगे। अच्छा मैं इनकी लंबाई और चौड़ाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब यहां से हमें ये टोटल 6 आयत मिल गए हैं और इनकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, तो हम प्रत्येक आयत की लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाए, टोटल सरफेस एरिया मिल जाए इस घनाभ का, ठीक है। अब बात रही है इस दोनों जो आधार वाले आयत हैं उनकी बात हुई है, ठीक है। दोनों आधार वाले जो आयत हैं 5 नंबर और 6 नंबर, इनकी बात हो रही है। तो देखिए ये b के बराबर है ये वाली लंबाई, और ये वाली लंबाई किसके बराबर होगी? मैं इसको ना ग्रीन कलर से बना रहा हूं। LBH में जो ये ग्रीन वाली लंबाई है वो किसके बराबर होगी, जल्दी से कोई बता सकता है? अच्छा हाँ, शिवानी ने आंसर ही लिख दिया, फाइनल फॉर्मूला ही लिख दिया। हाँ शिवानी, फाइनल हम इसी फॉर्मूले पाएंगे, लेकिन मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला आता कहां से है। अच्छा ग्रीन वाले की कोई बता सकता है लंबाई कितनी होगी? LBH में से क्या होगी? LB और H में से ग्रीन वाले की लंबाई कितनी होगी? जल्दी से कमेंट में बताइए, LBH में से कितनी होगी? ये इंटरेस्टिंग है, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। ओके अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। वैसे ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। अब देखिए ये जो लंबाई है, अब ये छत है तो छत के आमने सामने के किनारे भी बराबर होंगे ना, आमने सामने के ये किनारे बराबर होंगे। तो एक तो ये बराबर है, मतलब अगर जितना ये होगा उतना ये होगा। ये तो छत की बात हो गई। अब यदि मैं इस दीवार की बात करूं तो इस दीवार की साइड जितनी ये है उतनी तो ये होगी,
ठीक है, इसका मतलब अगर ये एल है तो ये एल होगा। अब ये ग्रीन और ब्लू सेम ही है तो ये एल हो गया तो ये भी एल हो गया। इसका मतलब ये भी एल के बराबर होगी। यस, हाँ जी, एल होगा, बिल्कुल सही बात है, एल होगा। आया ये समझ में, एल बी और एच को किस तरह से तोड़ा है, ये समझने की बात है बस आपको। एल बी और एच को किस तरह से तोड़ा है सभी को पता है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को किस तरह से डिवाइड किया पूरे उसमें, वो अगर समझ में आ गया तो आप इसका क्षेत्रफल अब आसानी से निकाल सकते हो। यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इन 6 जो क्षेत्रफल है उनका, जो 6 आयत है उनका क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल होगा। और यदि आयत नंबर 1 की बात करूं तो इसकी चौड़ाई तो b है लेकिन लंबाई h के बराबर है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया b गुना h। इसी तरह से आयत 1 और आयत 3 का बराबर होगा तो आयत 1 का भी b गुना h और आयत 3 का भी b गुना h है, 2 आयतों को यहां से निकल गया। इसी तरह से यदि हम आयत नंबर 2 की बात करें तो इसमें क्या होगा, h गुना l या l गुना h, एक ही बात है। तो आयत 2 का h गुना l हो गया l गुना h, कैसे कह सकते हैं, अब 2 के सामने वाला 4 है, इसका भी सेम होगा तो 4 का भी l गुना h हो गया है क्षेत्रफल। यहां हम अभी आयतों की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह यदि हम आयत नंबर 5 या रेक्टेंगल नंबर 5 की बात करें तो इसकी लेंथ तो l के बराबर है और ब्रेथ b के बराबर है, तो ये तो l इंटू बी ही होगा। तो आयत नंबर 5 का l इंटू बी या b इंटू एल कुछ भी कह लो, ये हो जाएगा। और आयत नंबर 6 का भी 5 के बराबर होता है, तो इसलिए इसका भी b इंटू एल, इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। अब हमें बात करनी है घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो इन सभी को यहाँ ऐड कर दो। जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो फाइनल आपका ये फॉर्मूला आएगा। क्यों आएगा ये, क्योंकि देखिए l इंटू एच, एल इंटू एच ये भी 2 बार है, ठीक है। इसके बाद b इंटू एच, बी इंटू एच ये भी 2 बार है। इसी तरह b इंटू एल और b इंटू एल ये भी 2 बार है, मतलब सभी 2 बार आएंगे, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी, ठीक है। हाँ, आप किसी तरह से याद रख सकते हो। अब देखिए इसको याद करने का तरीका वैसे आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि हर किसी का एक एक बार गुणा करना है। आपके क्या है, 3 चीजें है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। लंबाई मान लो l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई l है, तो हर किसी का एक एक बार गुणा करना है। पहला l के b के साथ हो गया तो l b हो गया, l का h के साथ हो गया तो l h हो गया। अब किसका रह गया, b का h के साथ हो गया प्लस b का h के साथ हो गया, और इसका पूरे का 2 बार गुणा होगा, ठीक है। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो। घनाभ की 3 विमाएं होती है, त्रिविमीय आकृति है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो टोटल है वो उसके 2 गुणों के 2 टाइम्स के बराबर होगा। ये याद करने का तरीका है। अब ये आया कहां से वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब देखिए, ये तो यूनिट की बात हो रही है, इकाई की बात हो रही है कि जो क्षेत्रफल होता है, अब वो किसी का क्षेत्रफल हो, चाहे वो वृत्त का हो, चाहे वो आयत का हो, वर्ग का हो, चतुर्भुज का हो, घनाभ का, घन का, गोले का, किसी का भी क्षेत्रफल हो, उसका जो यूनिट है वो जनरली सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर आता है उसके यूनिट में। ये मैंने पहले भी शायद बता चुका हूं और मैं फिर से यही रिपीट कर रहा हूं कि जो क्षेत्रफल होता है उसकी यूनिट में जनरली स्क्वायर आता है। अच्छा, एक क्षेत्रफल की यूनिट ऐसी है हेक्टेयर, जिसमें स्क्वायर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हेक्टेयर जो है वो ऑलरेडी 1 हेक्टेयर, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो मैं ऑलरेडी ऐसे ही बता रहा हूं आपको, हेक्टेयर में नहीं होता स्क्वायर, जनरली ज्यादातर में स्क्वायर होता है। चाहे आप मीटर स्क्वायर की बात करो, चाहे आप किलोमीटर स्क्वायर की बात करो, किसी की मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जिसकी बात करो सबके साथ स्क्वायर आएगा ही। यस, अच्छा अभी समय हो चुका है, वैसे केवल 4 मिनट बाकी, तो ऐसा करते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको समय लगेगा थोड़ा सा, आप इसका आराम से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको एक घनाभ दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है, जिसकी तीनों डायमेंशन दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। आपको बस इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, फॉर्मूला हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है।
ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। 6:27 हुए हैं, 6:29 तक हम इसको डिस्कस करेंगे। 6:29 पे 2 मिनट काफी है इसके लिए, 2 मिनट काफी है इसके लिए। 6:29 तक आपके पास समय है। छह बज के 28 हो चुके हैं, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। छह बज के 28 हो चुके हैं और अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। कोई बात नहीं, ठीक है, आप समय ले लीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से समय ले लीजिए। ठीक है, फाइनली एक बच्चे का आंसर आया है, पता नहीं सही है गलत, लेकिन हाँ एक बच्चे का आंसर तो आया है। दो बच्चों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया, दो बच्चों का आंसर आया अभी तक। आप आराम से आंसर कर लीजिए। ओके, हाँ अभी आंसर आने लगा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम्म, ठीक है, हाँ अभी आंसर आने लगा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, अभी आंसर आने लगा है काफी बच्चों का। ठीक है, 6:30 हो चुके हैं, मतलब हमें 3 मिनट तो हो चुके हैं। लास्ट 30 सेकंड और वेट करते हैं, 30 सेकंड और वेट करते हैं बस। 30 सेकंड्स और है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ओके, चलिए देखते हैं, हाँ देखते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अच्छा सभी बच्चे देखिए ध्यान से सुनेंगे, मैं ना यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि डायरेक्ट भी आप कैसे कर सकते हो। हमें टोटल एरिया निकालना है ना, टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको ये तो पता है कि 2 का गुणा होता है, 2 का गुणा किसमें, कि एक बार इसका गुणा इसमें कीजिए, 15 × 10, ठीक है, प्लस दूसरी बार में 15 का गुणा 20 में कीजिए, 15 × 20 प्लस, अब तीसरी बार में पहले का इसका गुणा इससे भी हो चुका, इससे भी हो चुका, मतलब ये तो घट गया। अब दूसरे और तीसरे का गुणा कीजिए, 10 × 20, बस इस तरह से। अच्छा ये वैसे फॉर्मूला ही लगाया मैंने, अगर आप देखोगे ना तो एक तरह से फॉर्मूला ही है ये, लेकिन बस मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि मान लो आप फॉर्मूला भी भूल जाओ तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। चलिए अब तो आगे सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। इसको यहाँ 2 × 15 × 10 150 प्लस 15 × 20, तो 15 दूनी 30 होते हैं, एक जीरो और आएगा मतलब 300, प्लस 10 × 20 200, ये तो हो गया। और ये सिंपल है, इसको जोड़ना कैसे, 200 300 500, 500 और 150, तो 500 100 600 प्लस 50 650। आप अलग से भी इसको जोड़ के देख सकते हो, ये 650 आएगा। ठीक है, मैंने बस जोड़ के ऐसे दिखाया, 300 और 200 500,
500 और 150, 500 और 150 650। अब 650 को गुणा जब आप 2 से करोगे तो 0, 2 का 5 से करेंगे तो 2 5 10, आंसर 1, 2 6 12 और 1 13, तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आप में से ना कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी भी आंसर किया था, तो उन्होंने ना गलती पक्का कैलकुलेशन में की होगी। जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर किया है, ऑप्शन सी आंसर किया, उन्होंने गलती कैलकुलेशन में की होगी। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है। तो जल्दी से बताइए, यहां तक सभी को समझ में आया? 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं, यहां तक बताइए आपको सभी को समझ में आया ना? सभी बच्चे बताएंगे यस सर। यस 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 यस। ठीक है, तो हाँ खुशबू बताइए। सर मेरा प्लस तो इनका 488 आया हुआ है। 488 किसका? सर इनका जो 150, 200 और 138 प्लस किया। 130 क्यों आएगा? 3 ये क्या क्या आया आपको? 150 आया, और किसका, और कितना आया? 300। सर मैंने 38 ले लिया था सर। हाँ, आगे समझ में कहाँ गलती की थी? यस सर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना। बहुत अच्छे से समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, हाँ जी, क्लास बस यहीं तक थी, क्लास खत्म हो चुकी है। अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक से। ठीक है, अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको होमवर्क लिंक अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी। आपको जो होमवर्क लिंक है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी। सभी बच्चों को होमवर्क करना है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए, क्लास 3-4 मिनट ऊपर हो चुकी है, बस यहीं तक थी क्लास। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बहुत अच्छे से समझ में आया ना? चलिए, ओके, बाय 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 बाय। बाय बहुत सर। अच्छी बात है, बाय बाय।